हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 35। इससे पहले ऑलरेडी हमने 34 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटपन्न जंतु, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकटपन्न जंतु। ध्यान रखना है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे प्राणी को हम लोग संकटपन्न जंतु कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी ध्यान रखना है, संकटपन्न जंतु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि भारतीय शेर, गैंडा, नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, सफ़ेद हाथी, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे संकटपन्न जंतु ये जीव जंतु होते हैं जिनकी संख्या घट रही हैं और वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। अगर इनका संरक्षण का उपाय नहीं किया गया तो ये जल्द ही खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, बताना है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बताना है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 50, 55, 48, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 55 है मार्च 2024 तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत में बाघ अभ्यारण्य 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए थे और इनका प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 तक 55 संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? सवाल है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसे कहा जाता है अभयारण्य। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे हम अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, और फिर उसे अभयारण्य कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। वन्य जीव अभयारण्य में कहता है कि वन्य जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ जानवर और पक्षी अवैध शिकार या तस्करी के खतरे के बिना अपने मूल वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं? तो वह वन्य जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां जानवर और पक्षी अवैध शिकार या तस्करी के खतरे के बिना अपने मूल वातावरण में रह सकते हैं, उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसकी संख्या जनवरी 2023 तक 567 थी। इससे कुछ उदाहरण हैं, भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य जो कि महाराष्ट्र में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और पलामू अभयारण्य जो कि ये झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो इसका ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों सहित जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण करना है। वे अक्सर विशाल परिदृश्यों को कवर करते हैं और उनकी सीमाओं के भीतर कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को शामिल हो सकते हैं। अनुमति का अधीन यहाँ पे अनुमति का अधीन है ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक विशेष क्षेत्र, जिस विशेष रूप से कोर क्षेत्र होते हैं ये। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं रखना है, फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों सहित जैव विविधता की रक्षा करना और संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि वे अक्सर विशाल परिदृश्यों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। बड़े क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, कवर करते हैं। उसके अंदर देखेंगे, उस सीमा के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी संख्या कितनी है, 2023 तक 18 संख्या थी। इसके कुछ उदाहरण हैं, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि, और एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, और एक सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है।
ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कि एक राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक, एक निर्मित भूमि का एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक भी हो सकता है, ये राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक हो सकता है, अर्ध प्राकृतिक भी हो सकता है, या मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक संरक्षित क्षेत्र है जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जंगली प्रकृति को संरक्षित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में भी समर्पित है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क में क्या करते हैं, एक तो देखेंगे जो विलुप्त होने वाली चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है, अर्ध प्राकृतिक भी हो सकता है। ठीक है, आधा जैसे कि प्राकृतिक है और आधा वहाँ पे मानव निर्मित बना कर रखा गया है, या पूरी तरीके से वो मानव निर्मित ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक तरह से संरक्षित क्षेत्र ही होता है जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जंगली प्रकृति को संरक्षित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में भी समर्पित होता है। तो अब देखेंगे राष्ट्रीय जब नेशनल पार्क में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनुमति का आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें कितना है, 106 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संख्या जनवरी 2023 तक इसे संख्या 106 है। इसे कुछ उदाहरण ले सकते हैं आप, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, और पीन वैली नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान के उदाहरण हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, तो इतने तौर पर देखा जाए तो मोटा मोटी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखेंगे उसके अंदर में कई राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। और वन्यजीव अभयारण्य क्या था, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र था जहाँ जानवर और पक्षी अवैध शिकार या तस्करी के खतरे के बिना अपने मूल वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसका मूल वातावरण नहीं होता है, जरूरी नहीं कि इसका मूल वातावरण हो राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, क्योंकि उसका मूल वातावरण क्या है पे पर देखेंगे जंगल में है, तो यहाँ पे लोग जो बना करके रखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये मानव निर्मित भी हो सकता है, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपका प्राकृतिक आवास तो हुआ नहीं वो। ठीक है, देखेंगे पिंजरे में बंद करके रखते हैं या फिर एक घेरा बना करके रखते हैं, तो इस तरीके से वो क्या है, उसके लिए वो प्राकृतिक आवास नहीं है। ठीक है, तो ये वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में ये अंतर होता है। ठीक है, चलिए बाकी फिर से एक बार सुन लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। सवाल है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किस में किया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य जो प्राणी होते हैं उसका संरक्षण किस में किया जाता है, इन सीटू, एक्स सीटू या फिर पर सीटू, एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है इन सीटू में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण जिसमें किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे इन सीटू। ठीक है, और इसके बाहर अगर कहीं पर संरक्षण किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एक्स सीटू। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिफिनेशन और हमने लिखा है। वैसे देखिए, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके हैं। ठीक है, जैव विविधता के दो संरक्षण के ये दो तरीके हैं। कौन कौन, एक है इन सीटू संरक्षण और एक है एक्स सीटू संरक्षण। कहता है इसमें किसी लुप्तप्राय पौधे या पशु को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इन सीटू संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण के साथ भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। और एक्स सीटू संरक्षण में क्या कह रहा है कि इसमें लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से सुरक्षित क्षेत्रों में ले जा करके संरक्षित किया जाता है। जहाँ पे उसका प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास से ले जा करके कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पे उसको संरक्षित करते हैं। जैसे कि प्राणी उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, एक्स सीटू संरक्षण के कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से इन सीटू संरक्षण को बेहतर तरीका माना जाता है। इन सीटू संरक्षण पर्यावरण में निरंतर विकास की अनुमति देता है, जबकि एक्स सीटू विकासवादी अनुकूलन को रोक देता है। ठीक है, तो आप समझ आ गए होंगे कि आखिर ये एक्स सीटू क्या है और इन सीटू क्या है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वनों उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। वन जो विनाश हो रहे हैं उसके मुख्य कारण क्या है। दावानल और भीषण सूखा, घर कारखानों के निर्माण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वनों उन्मूलन का जो कारण है ये सभी हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण पूछा है आपसे तो इसका मतलब इसका आंसर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा फिर, दावानल और भीषण सूखा। ठीक है, ये दो देखेंगे प्राकृतिक कारण है जो वन का विनाश होने का मुख्य कारण है। ठीक है, तो दावानल क्या होता है, तो अब देखेंगे कि जंगलों में क्या होता है
कि आपस में गर्मी शुष्क मौसम या गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जब लकड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उससे जो चिंगारी निकलता है उससे आग पकड़ लेती है, कुछ इस तरीके से जो दिख रहा है आपके मैप पर, है ना। ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि दावानल के लिए स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वनस्पतियाँ और मिट्टी सूख जाते हैं और आर्द्रता भी बहुत कम होती है। वन की आग जो बांसों या पेड़ों की टहनियों की एक दूसरे से रगड़ खाने से उत्पन्न होती है और दूर तक फैलती चली जाती हैं। ठीक है। दावानल या वन की आग उस दुर्घटना को कहते हैं जब किसी वन के एक भाग में या पूरे वन में ही आग लग जाती है और उस वन के सभी पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि जलने लगते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है। बताना है कि निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है। वृक्षारोपण, वन उन्मूलन, दावानल, एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है आपसे कि भौम जल स्तर यानी कि भूमि के अंदर का जो जल स्तर है उसमें निम्नीकरण यानी कि कम होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से कभी भी निम्नीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। वनो उन्मूलन, हाँ ये हो सकता है, ये सही है, बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है। दावानल, दावानल ऐसा कुछ भी रीजन सब नहीं दे सकते यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वन को विनाश करना। ठीक है, ये जल स्तर के निम्नीकरण के सबसे बड़ा कारण है। समझते हैं कैसे। जैसे देखिए, जब बारिश के समय जब बारिश होता है बरसात के मौसम में, तो इस जब बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, अगर इसे हम हटा देते हैं तो दो कंडीशन होगा। अगर इसे जब तक ये जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो क्या होगा, जब बरसात होगा तो तेज़ बहाव होगा यहाँ पे। तो अगर ये पेड़ पौधे को हटा दिया जाए तब क्या होगा, और एक जब रहेगा तो क्या होगा, जब ये पेड़ पौधे हैं तो क्या होगा कि जब बारिश होगा तो जब पानी बहेगा, है ना, तो इसकी जो गति होगी वो क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि पानी से क्या होगा, एक दूसरे पेड़ से टकराते ही निकलेंगे। तो इससे गति क्या होगा, हर बार रुकता चला जाएगा। रुकने से क्या होगा कि पानी को रिसने का समय मिल जाएगा। भूमि के अंदर भौम जल में वृद्धि होने का मौका मिल जाएगा, यानी कि पानी रिसने के, ज़मीन के अंदर जाने का जो समय है वो ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भौम जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन अगर हम पेड़ को हटा देते हैं, कुछ इस तरीके से काट के हटा दिए, अब जब बरसात होगा तब पानी की जो गति होगा क्या होगा, तेज़ गति से निकलेगा, बहाव तेज़ होगा। जब बहाव तेज़ होगा तो इस पानी को रिसने का समय कम मिलेगा, तो भौम जल स्तर में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। तो देखिए वही पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण क्या है। निम्नीकरण यानी कि किस वजह से कम होगा भौम जल स्तर में। तो ये जब हम पेड़ों को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उजाड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से कंडीशन उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पे कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। सवाल है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भूटान की सीमा यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा आपका भूटान। ठीक है, ये है आपका भूटान। तो यहाँ पे देखेंगे यूपी यहाँ पे है तो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और सिक्किम से भी जुड़ा हुआ है, बाकी असम से भी जुड़ा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो इन 4 राज्यों से देखेंगे कि भूटान की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भूटान की सीमा से नहीं लगती हैं। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि भूटान से सिक्किम लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं के बारे में बात करें तो लगा हुआ राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सवाल आ भी सकता है, ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए कितने राज्यों से लगा हुआ है, उत्तराखंड से लगा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, हरियाणा से लगा हुआ है, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी लगा हुआ है, हरियाणा से भी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, झारखंड से भी लगा हुआ है और बिहार से भी लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से इसी सीमा लगी हुई हैं। अगर आप सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश, तो देखिए मध्य प्रदेश से सिर्फ 5 ही राज्य लगा होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, गुजरात और आपका इधर है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ही राज्यों से लगा हुआ है। तो ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश होता तो शायद आप मध्य प्रदेश टिक करते अगर मैप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा राज्यों वाला सीमा जो लगा हुआ है कौन सा राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट में हमने लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु, कावेरी, नर्मदा, उपर्युक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है,
ठीक है, क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी नदी देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि सिंधु और नर्मदा देखेंगे दोनों अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना यहाँ पे कि कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी की सहायक नदियों में से कौन कौन है, हरांगी है, हेमावती है, सिमसा है, भवानी है और अमरावती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। बताना है इनमें से कौन सी जनजाति ऐसी हैं जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। सेंटिनली, खरवार, गोंड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि सेंटिनली जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंडमान एवं और निकोबार की प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ और कौन कौन है। यहाँ पे ओंगो देखने को मिलता है, जारवा, सैम्पेन, सेंटिनली और अंडमानीज, ये सभी जनजातियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख आदिवासी जनजाति हैं। ठीक है, बाकी निग्रोटा और जारवा ये दोनों जनजातियाँ हैं जो कि अंडमान निकोबार की ये मूल निवासी हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन सी अंडमान निकोबार की मूल निवासी हैं। तो ध्यान रखना है निग्रिटो और जारवा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बताना है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। ईरान, अफगानिस्तान, मस्कट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ईरान में। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक दो और भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान में है, और एक है हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका में है। ठीक है, तो इन सब बंदरगाहों को भी याद रखिएगा। एक है आपका सेंटोस बंदरगाह जो कि ब्राज़ील में है, इसे पूछा जाता है। ठीक है, एक है जेदाह बंदरगाह जो कि सऊदी अरब में है, ये भी पूछा जाता है। एक विक्टोरिया बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है जो कि हांगकांग में है, हांगकांग में है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। बरमुडा, मालदीव, लक्षद्वीप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे बरमुडा, मालदीव, लक्षद्वीप ये तीनों प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बाकी ध्यान रखिएगा कि आपका जो बरमुडा प्रवाल द्वीप है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, जबकि जो मालदीव प्रवाल द्वीप है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो मेडागास्कर है ना। और ये कुछ इस तरीके से होते हैं, प्रवाल जो होते हैं कुछ इस तरीके से बने होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से बना करके द्वीप का निर्माण कर देते हैं। तो ये है क्या, देखिए परवाल एक पशु है जो जीवित चट्टानी भारों जैसा दिखता है। परवाल कई छोटे छोटे जीवों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहते हैं। सर यहाँ भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। परवाल कई छोटे छोटे जीवों में मिलकर क्या बनता है उसे क्या कहते हैं, सवाल ऐसे भी बन सकता है। जिसे पॉलिप्स कहते हैं। ये जीव अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बता दिए हमने, उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। धौलीगंगा, अमसोत, नंगा पर्वत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमसोत। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये शिवालिक के पहाड़ी की हिस्सा है, ये जरूर याद रखिएगा। जो अमसोत पर चोटी है ना, ये शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में है या फिर कर्नाटक में है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है पार्क के बारे में, जैसे कि किश्तवाड़ा
नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, भगवान महावीर पार्क गोवा में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। शायद इन सभी का लिस्ट हमने शायद पिछला वीडियो में शायद दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पाइथन जिसे जायकवाड़ी भी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। पाइथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, बताना ये किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पाइथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि जापान की मदद से पूरा किया गया है और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। बाकी ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये पहाड़ी ये जो आपका नदी है गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये नासिक के पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। इसी सहायक नदी का नाम है प्राणहिता, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा। ठीक है, साथ ही साथ इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा की संज्ञा से भी ऐसे पुकारा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर विंड बताना है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? चिनूक, सिरोको, हरमट्टन होगा वो प्रयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि हरमट्टन स्थानीय पवन को यहाँ पे डॉक्टर विंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वहाँ पे मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। अतः गिनी तट पर इसे लोग क्या कहते हैं, या फिर वहाँ पे लोग स्थानीय लोग इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे चिनूक भी है, तो चिनूक क्या है? ये शायद चिनूक को पता होगा क्योंकि हम बहुत सारे टेस्ट में इसको भी ले रखे हैं। ठीक है, बताइए सर चिनूक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला की पूरी ढाल पर नीचे उतरती गर्म हवा को चिनूक कहा जाता है। चिनूक को हिमभक्षक भी कहा जाता है, यानी स्नो ईटर कहा जाता है, क्योंकि यह समय से पहले ही बर्फ क्या करता है? पिघला देता है। और एक है आपका सिरोको, तो सिरोको गर्म, शुष्क एवं रेत भरी पवन है ये। ठीक है, ये कह सकते हैं हवा है ये, जो कि गर्म है, शुष्क है और रेत भरी होती है ये, जो कि सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर के ये इटली और शायद स्पेन में ये प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नोट किया हुआ है, वैसे दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2018 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे PMKSY कहते हैं कि शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। और ये भी याद रखना है कि 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ इसको शुरू की गई थी। ठीक है, PMKSY को। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आदर्श वाक्य को जरूर याद रखिएगा। हर खेत को पानी इसका आदर्श वाक्य था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का या फिर PMKSY का। चलिए अगला सवाल है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? पवन के निक्षेपात्मक क्रिया से, या पवन के अपर्दनात्मक क्रिया से, या नदी के निक्षेपात्मक क्रिया से, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपर्दनात्मक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा इंसेलबर्ग जो है ना, ये जर्मन भाषा है। जर्मन भाषा का एक शब्द है इंसेलबर्ग, इसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। क्या होता है इसका अर्थ? द्वीपीय पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन के अपर्दनात्मक क्रिया से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पवन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती हैं जिसे अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि वात गर्त है, जुगेन है, छत्रक शिला है ना, और इंसेलबर्ग है, भूस्तंभ है,
यारडांग है, ड्राई काउंटर है, जालीदार शिला है, बालू का स्तूप है, बरखान है, ये सभी देखेंगे पवन के द्वारा ये सभी स्थलाकृति बनती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। बताना है यहाँ पे कि कौन सा अवसादी चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट, गैब्रो, नीस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ग्रेनाइट, गैब्रो, नीस में से कोई भी अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग जानते होंगे कि चट्टानों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, जिसे हम लोग कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। गैब्रो भी आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। और नीस जो है ना, ये आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित कहें या फिर कायांतरित कहें, दोनों बात एक ही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान जो है ये ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है। ठीक है, सेल, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चौक, डोलोमाइट और एक शायद है कोंग्लोमेरेट, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इन सब जो है वो सभी अवसादी चट्टान की सभी उदाहरण हैं। कौन कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं? सेल, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चौक, डोलोमाइट, ये सभी अवसादी चट्टान के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ना, बताना कि कहाँ पे है ये। इटली में है, यूरोप में है, कैलिस्टो में है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो शायद इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है ये। ठीक है, वहीं बात करें माउंट एटना के बारे में, ये भी पूछा जाता है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी भी इटली में ही है। ठीक है, माउंट एटना इटली के सिसिली में ही अवस्थित है। इस बारे में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका जिक्र कर दिया है। ठीक है, बाकी कोटोपैक्सी के बारे में पूछा जाता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये इक्वाडोर में है। किलिमंजारो के बारे में पूछा जाता है, तो ये तंजानिया में है। ठीक है, और मोनो लोवा के बारे में पूछा जाता है अक्सर। मोनो लोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर जो कि यूएसए में स्थित है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए आखिरी पड़ाव पर हम लोग पहुँच गए हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है। गैनीमेड, गैब्रो, कैलिस्टो, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि गैनीमेड, कैलिस्टो एवं यहाँ पे गैनीमेड, गैब्रो। ठीक है, गैब्रो को छोड़ करके गैनीमेड और कैलिस्टो ये दोनों देखेंगे कि ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ये उपग्रह भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फोबोस और डिमोस के बारे में पूछा जाता है, तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो ये डिमोस ही है। ठीक है, चलिए तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग 3000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिए हैं बहुत जल्दी। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी होता है, और आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जो मुझे इतना सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकेंगे तो थोड़ा सा कंटेंट और भी बेहतर आप लोग को हम दे पाएंगे, और भी अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा, मेहनत करना क्या, बस आना है वीडियो को देखना है और जाते जाते लाइक कर लेना, और क्या करना है। इतनी तो मेहनत करना है आप लोग को, बस एक लाइक करनी है, निकल जानी है। बाकी तो कुछ लाइक करने तो पैसा तो लग नहीं रहा है यहाँ, ना सब्सक्राइब करने पैसा लगता है। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग की दुआ से हो सकता है कि और भी हम बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवा पाएँ। बाकी तो PDF आप लोग को फ्री में दे ही रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर यदि ज़रूरत होगा तो और भी कंटेंट हम बढ़ाएंगे, इसको 20 से 25, 30, 40 तक ले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि ज़्यादा कंटेंट तैयार करने में समय ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा लगता है तो फिर उसके लिए पढ़ाने में समय ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए फिर बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, जो कि अकेले संभव नहीं हो पाता। हम लोग सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि हम लोग एक कंटेंट तैयार करते हैं और
इधर हमको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कोशिश किया जाएगा थोड़ा बेहतर और करने का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।